गुड इवनिंग एवरीवन। करंट अफेयर्स की सीरीज में 24 25 मई के जो एमसीक्यूज हैं उसको आज हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर के अंदर। दिस इज ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। माय नेम इज प्रिंस लूथरा, ऑल इंडिया रैंक 577 फ्रॉम यूपीएससी सीएसई 2014 बैच। आज के जो 10 एरियाज हैं उसको जल्दी से देख लेते हैं, जिसके अंदर आप कोशिश करिएगा। वैसे 10 में से 10 स्कोर करना थोड़ा सा टिपिकल होने वाला है, लेकिन फिर भी कोशिश ज़रूर करिएगा। मैरिटल रेप को लेकर दो क्वेश्चन हमारे रहने वाले हैं। ब्लैक होल को लेकर डिस्कशन करेंगे। OSOWOG को लेकर एक क्वेश्चन रहेगा। सोलर एनर्जी को लेकर डिस्कशन करेंगे। आयुर्वेद आहार और इसके प्रायर अप्रूवल्स, इसके अंदर जो आपकी मेडिसिन होती हैं उसको लेकर क्वेश्चन रहने वाले हैं। एंड फाइनली अमृत सरोवर के बारे में भी एक क्वेश्चन रहेगा। यहाँ पर आपका स्कोर दिया है तो आपको टारगेट को सेट करना है। जो कट ऑफ है वो 6 की रखी गई है, मतलब 6 तो मिनिमम आपको स्कोर करना ही करना है टू बी इन द सेफ जोन में रहने के लिए। लेकिन हाँ, यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखिएगा, 1 मार्क आपको मिलेगा जो भी आप क्वेश्चन का आंसर सही देते हैं, 0 फॉर इनकरेक्टिंग इट। और अगर आप गलत तरीके से क्वेश्चन को समझते हैं, मिसअंडरस्टैंड आपका रहता है, वहां पर -2 आपको देना पड़ेगा। इफ यू मिसअंडरस्टैंड द क्वेश्चन देन इन दैट सिचुएशन -2 विल बी द पेनल्टी मार्क्स फॉर यू। ठीक है, तो मिसअंडरस्टैंडिंग के लिए -2 की जो आपकी स्कोर है वो यहां पर रहने वाला है। सो फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं और देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या चीजें पूछी गई है। मैरिटल रेप को लेकर 3 स्टेटमेंट दिए और आपसे पूछा बताइए करेक्ट क्या। वैसे ये जो टॉपिक है आपके मेंस एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन हाँ, प्रीलिम्स को लेकर भी क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा सकता है। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग कि बताइए मैरिटल रेप को लेकर कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। कोई भी लीगल प्रोविजन इंडिया के अंदर मैरिटल रेप को लेकर नहीं है। बेसिकली मैरिटल रेप को डिफाइन करने को लेकर कोई भी लीगल प्रोविजन नहीं दिया है। सेक्शन 375 आईपीसी का जो है ये रेप को डिफाइन करता है। मे बी सेक्शन 375 जो है वो मैरिटल रेप को एग्जम्प्ट करता है। बताइए, 10 सेकेंड्स आपके पास हैं, सोचिए क्या आंसर होगा, फिर करते हैं इसका डिस्कशन। देखिए, अभी रिसेंटली कर्नाटका हाईकोर्ट के अंदर भी एक केस गया जिसमें मैरिटल रेप के चार्जेस जो थे वो लगाए गए थे एक व्यक्ति के ऊपर। और क्योंकि इसको एग्जम्प्ट किया गया है उसके बावजूद भी जो हाईकोर्ट था उसने केस को टेकअप किया, तभी ये चीज न्यूज में आई। गुजरात हाईकोर्ट के अंदर भी इस चीज को लेकर काफी सारे इश्यूज जो थे वो भी रिसेंटली रेज हुए। और यहां पर बात करी जाए तो हमारे यहाँ पे देयर इज नो लीगल प्रोविजन फॉर दिस पर्टिकुलर हीनस एक्ट। सो आंसर इज यस, क्योंकि यहां पर कोई भी लीगल प्रोविजन एग्जिस्ट नहीं करता है, इसी वजह से ये स्टेटमेंट ठीक हो जाती है। सेक्शन 375 रेप को तो डिफाइन करता है लेकिन मैरिटल रेप को डिफाइन नहीं करता है, क्योंकि इसकी यहां पर एग्जम्पशन दी गई, इसे एक एक्सेप्शन के तौर पे लिया गया है। तो तीसरी स्टेटमेंट भी आपकी ठीक हो जाती है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, नाउ डेज काफी सारे आर्टिकल्स अभी पीछे लास्ट वीक भी इसके ऊपर आए थे। तो यहां पर जो इशू है उसके ऊपर, क्योंकि लेजिस्लेशन अभी तक एग्जिस्ट नहीं करता है और इसे एक अपवाद बनाकर रखा है, तो हो सकता है आने वाले टाइम में इसके ऊपर भी लेजिस्लेशन देखने को हमें मिले। वैसे मैं आपको बताऊं, इसके अंदर अगर कोई व्यक्ति मैरिटल रिलेशन में है और यहां पर अगर वाइफ की जो एज है वो 18 या इससे ऊपर है तो कॉन्सेंट को कंसीडर नहीं किया जाता। तो यहां पे महिला जो है या वाइफ जो है उनकी कॉन्सेंट है या नहीं है, उस केस के अंदर इंटरकोर्स अगर होता है तो वहां पर कॉन्सेंट को यहां पे नेग्लेक्ट कर दिया जाता है। और यही सबसे बड़ा क्वेश्चन जो है वो काफी सारे एनजीओज उठा रहे हैं कि सिर्फ एज होने से क्या होता है या फिर किसी दो व्यक्तियों के बीच में मैरिज होने से क्या होता है। देयर शुड बी द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्सेंट। कॉन्सेंट को तो प्रायोरिटी देनी चाहिए ना। अगर कॉन्सेंट नहीं है और उसके बावजूद भी इंटरकोर्स होता है देन दैट शुड बी टेंटामाउंट टू रेप। इसके बाद उस पूरे के पूरे एक्ट को रेप कंसिडर किया जाना चाहिए। ठीक है, आज आपका मेंस का क्वेश्चन भी इसी को ही लेकर रहने वाला है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर सेकंड, जो कि पूछ रहा है वेरियस स्टेटमेंट्स मैरिटल रेप को लेकर ही दे रखी है। आपसे पूछा कि बताइए करेक्ट स्टेटमेंट आपकी कौन सी है। अकॉर्डिंग टू एमनेस्टी इंटरनेशनल 77 कंट्रीज, 185 कंट्री में से ऐसी हैं जो कि मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज बनाती हैं, मतलब इसको एक क्रिमिनल एक्ट माना गया है 77 कंट्रीज के अंदर। 74 कंट्रीज ऐसी हैं जो कि अलाउ करती हैं विमेन को कि अगर वो कंप्लेन करना चाहें अपने हस्बैंड के अगेंस्ट में तो वो कर सकती है। ओके, मे बी इंडिया डज नॉट अलाउ मैरिटल रेप, इंडिया भी मैरिटल रेप को अलाउ नहीं करता है। 10 सेकेंड्स आपके पास हैं, सोचिए क्या आंसर होगा, फिर करते हैं डिस्कशन। वैसे यूनाइटेड नेशन के द्वारा एक स्टेटमेंट दी गई थी और उन्होंने कहा था कि जो होम है, घर जो होते हैं, होम इज द वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस प्लेसेस फॉर विमेन। विमेन के लिए, महिलाओं के लिए सबसे डेंजरस प्लेसेस, जो कुछ 4-5 डेंजरस प्लेसेस हैं उसमें से सबसे वन ऑफ द डेंजरस प्लेसेस जो है वो उनका घर होता है, क्योंकि वहां पर महिलाओं का एक्सप्लॉयटेशन काफी ज्यादा होता है। पहली स्टेटमेंट ठीक है।
42% कंट्रीज जो हैं वो मैरिटल रेप को एक क्रिमिनल एक्ट मानती है। 74 कंट्रीज जो हैं वो अलाउ करती है विमेन को कि वो चाहें तो अपने हस्बैंड के अगेंस्ट में केस कर सकती है। इंडिया में क्योंकि लॉ भी एग्जिस्ट नहीं करता है तो यहाँ पर इसी वजह से मैरिटल रेप जैसे हीनस क्राइम के केसेस हमें ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे देखने को मिलते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाता है यहाँ पर? ए विल बी द करेक्ट आंसर। थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पर इनकरेक्ट आपकी हो जाती है। यहाँ पर वैसे मैं आपको बताऊं, जैसे मैंने आपको कॉन्सेंट का प्रोविजन बताया था कि अगर मैरिज है और महिला की एज 18 या इससे ज्यादा है, ठीक है, तो यहां पर उस सिचुएशन में इंटरकोर्स को रेप नहीं माना जाएगा। लेकिन व्हाट अबाउट कॉन्सेंट, जो एक और इंपॉर्टेंट एलिमेंट था उसको तो आपने इग्नोर कर दिया, इसी एक कंपोनेंट को लाने की बात यहां पर करी जा रही है, ठीक है। वैसे 2017 से पहले तो एज भी कम थी, यहां पर 15 की थी, लेकिन बाद में इसे करेक्ट किया गया। एंड वेरियस टाइम्स पे अगर आप देखेंगे यहां पर हियरिंग्स करी गई, जनवरी में भी हियरिंग हुई, जो दिल्ली हाई कोर्ट का बेंच बैठा था उसने एक स्प्लिट जजमेंट दी जिसमें एक व्यक्ति और या का एक जज जो है वो इसको क्राइम बनाने की बात कर रहे थे और दूसरे व्यक्ति जो थे वो इसको एक्सेप्शन में रखने की बात कर रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे स्प्लिट जजमेंट जो था वो दिया गया। अगर हम मई 11 की बात करते हैं, शुरुआत कब हुई थी? जनवरी के अंदर। सेंटर से पूछा गया कि भाई क्लैरिटी दो इसके ऊपर। हाई कोर्ट ने सेंटर को कहा कि अपनी पोजीशन को क्लैरिफाई करो कि आप लोग क्या इसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। सेंटर ने एज यूजुअल, क्योंकि उस टाइम बजट का टाइम था, टाइम मांगा इसके ऊपर, लेकिन यहां पर ज्यादा कुछ चीजें बताई नहीं गई। हाई कोर्ट रिफ्यूजेस टू ग्रांट मोर टाइम टू द सेंटर और उन्होंने यहां पर स्प्लिट जजमेंट अपनी दे दी। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 3, जो कि ब्लैक होल को लेकर है। पूछा कि ब्लैक होल को लेकर बताएं करेक्ट स्टेटमेंट आपकी कौन सी है। अ ब्लैक होल इज अ रीजन ऑफ स्पेस वेयर मैटर हैज कोलैप्स्ड इन ऑन इटसेल्फ। जब मैटर अपने आप में ही कोलैप्स हो जाता है, ब्लैक होल वहां पर क्रिएट हो जाता है और ये उसी स्पेस में बनता है। मे बी ग्रेविटेशनल पुल इज सो स्ट्रॉन्ग दैट नथिंग नॉट इवन लाइट कैन एस्केप। ब्लैक होल में से, क्योंकि इसका ग्रेविटेशनल पुल इतना ज्यादा होता है, इसमें से लाइट भी आर पार नहीं जा सकती। मास जो होता है इसका ब्लैक होल का वो सन के कंपैरिजन में काफी कम होता है। 10 सेकंड्स आपके पास है, सोचिए क्या आंसर होगा, फिर करते हैं डिस्कशन इसको लेकर। देखिए, ब्लैक होल इज ए रीजन जहां पे ये अपने अंदर ही कोलैप्स करता है। इट्स ए रीजन ऑफ स्पेस जहां पे मैटर ने कोलैप्स किया अपने आप के अंदर। ये डेफिनेशन इसकी बिल्कुल करेक्ट हो जाती है। ग्रेविटेशन पुल इतना ज्यादा होता है तभी हम कहते हैं कि ब्लैक होल में से कोई भी चीज नहीं निकल सकती, इवन लाइट भी एस्केप नहीं कर सकती। तो ब्लैक होल के अंदर जो भी जाता है वो फिर बाहर नहीं निकल पाता है, ठीक है। इट इज मोर लाइक अ यूपीएससी। यूपीएससी और ब्लैक होल में कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है। यूपीएससी की तैयारी करने भी जब आते हैं, एक बार अटेम्प्ट में नहीं होता है, सेकंड में नहीं होता है, उसके बाद लगता है कि नहीं भाई इस बार तो हो ही जाएगा, और उसके बाद वी कीप ऑन गिविंग द अटेम्प्ट्स। खैर, मास इसका सन के कंपैरिजन में 1000 टाइम्स ज्यादा हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, यहां पर बिलियंस ऑफ टाइम्स भी ज्यादा इसका मास देखा गया है सन के कंपैरिजन में। तो तीसरी स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट हो जाती है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए विल बी द करेक्ट आंसर हियर, ठीक है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग OSOWOG इनिशिएटिव वाज लॉन्च्ड, ठीक है। सो यहाँ पर OSOWOG इनिशिएटिव जो था वो कौन सी COP कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज में लेकर आया गया था? 25 में, 26, 7, 8। फैक्चुअल क्वेश्चन है। फिर हम OSOWOG क्या है इसको लेकर भी नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर डिस्कशन करेंगे। सो यहाँ पर कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी का नंबर क्या था, जल्दी से बताएं। हुआ क्या है, देखिए COP के अंदर क्लाइमेट टॉक्स जो चल रही थी उसके अंदर इंडिया ने लॉन्च किया ग्रीन ग्रिड इनिशिएटिव। इसे कहा जाता है GGI, ग्रीन ग्रिड इनिशिएटिव। वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड, OSOWOG। फर्स्ट इंटरनेशनल नेटवर्क ऑफ ग्लोबल सोलर पावर ग्रिड जो है वो यूके के साथ COP26 के अंदर लेकर आया गया है, ग्लासगो के अंदर जो मीट थी। करेक्ट आंसर क्या होगा? बी विल बी द करेक्ट आंसर। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। OSOWOG को लेकर ही पूछ रहा है, बताइए करेक्ट स्टेटमेंट आपकी कौन सी है, कौन सा कथन आपका सही है। इंडिया ग्रिड विल बी कनेक्टेड टू अफ्रीका फर्स्ट। इंडिया की जो ग्रिड होगी उसे अफ्रीका के साथ पहले कनेक्ट किया जाएगा, दूसरे कॉन्टिनेंट से कनेक्ट करने से पहले शायद। मे बी इंडियन ग्रिड जो है उससे कनेक्ट किया जाएगा वेस्ट एशियन कंट्रीज के थ्रू। सोचिए, 10 सेकेंड्स आपके पास है, क्या इसमें करेक्ट आंसर होगा? सोलर पावर की एक ग्रिड बनाई जा रही है जिसके अंदर ऐसी जगह पर एनर्जी का ट्रांसमिशन किया जाएगा जहां पर एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज्यादा है, और ऐसी जगह से ट्रांसमिशन किया जाएगा जहां पर एनर्जी सरप्लस में है। तो सरप्लस कंट्री या कॉन्टिनेंट से डेफिशिएंट कंट्री या जो आपका कॉन्टिनेंट है वहां पर इस तरीके से एनर्जी को प्रोवाइड किया जाएगा। अंडर GGI OSOWOG इनिशिएटिव इंडियन ग्रिड जो है ये इनिशियली अफ्रीका से कनेक्ट की जाएगी
और कहा गया कि जो वेस्ट एशियन कंट्रीज आपकी हैं, मिडिल ईस्ट कंट्रीज, वेस्ट एशियन कंट्रीज में ओमान को यहाँ पे चूज किया गया, उनसे इसे कनेक्ट करते हुए अफ्रीका तक लेकर जाया जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाता है? सी विल बी द करेक्ट आंसर। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं, जो कि सोलर एनर्जी को लेकर पूछ रहा है। सोलर एनर्जी को लेकर दो बातें पूछी गई हैं आपसे, आपको बताना है कौन सा करेक्ट है यहाँ पर। सोलर एनर्जी जो है टोटली क्लीन है, पूरी तरीके से क्लीन है मे बी। सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है इट इज एडवांटेज या इट्स एडवांटेज इज दैट इट इज डिपेंडेंट ऑन वेदर। इसके एडवांटेज ये है कि वेदर के ऊपर डिपेंड करती है, तो वेदर के ऊपर डिपेंड करना क्या इसके एडवांटेज है। 10 सेकंड्स आपके पास है, सोचिए क्या करेक्ट आंसर होगा, फिर करते हैं डिस्कशन इसको लेकर। यहाँ पर सोलर एनर्जी को लेकर COP26 OSOWOG को हमने डिस्कस किया, एंड लेट मी टेल यू ये इसकी एडवांटेज नहीं है। वेदर के ऊपर डिपेंड करना इसकी डिसएडवांटेज है, क्योंकि अगर वेदर यहाँ पर साफ नहीं है, क्लीन नहीं है, इन अ मैनर कि सूरज नहीं निकला हुआ है, तो यहाँ पर आप सोलर एनर्जी को जनरेट नहीं कर पाओगे। रेन हो रही है, स्टॉर्मी वेदर है, बादल छाए हुए हैं, तो उस सिचुएशन के अंदर भी सोलर एनर्जी को जनरेट करना आपके लिए मुमकिन नहीं रहेगा। तो इट इज़ नॉट द एडवांटेज, इट इज़ द डिसएडवांटेज। बट हाँ, सोलर एनर्जी की बात करें, इट इज़ टोटली क्लीन एनर्जी, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। अभी हो क्या रहा है, ऑब्जेक्टिव यही है कि जो एक ग्रिड है उसे बनाया जाए, जिसके थ्रू, जैसे मैंने पीछे भी आपको बताया, जो आपकी डेफिशिएंट कंट्रीज है वहां तक इस तरीके की एनर्जी को पहुंचाया जा सके। सो दैट इज द करेक्ट आंसर। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आयुर्वेदा आहार रेगुलेशन 2022 को लेकर पूछ रहा है। बताइए करेक्ट स्टेटमेंट आपकी कौन सी है, कौन सा कथन सही है। दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट रेगुलेशन हैव बीन ब्रोट इन फॉर द आयुर्वेद आहार सेगमेंट। पहली बार इसको लेकर रेगुलेशन लाए जा रहे हैं। All the food prepared in accordance with recipes, ingredients, processes described in the authoritative books of Ayurveda will be considered as Ayurveda आहार। तो किन चीज़ों को आयुर्वेदा आहार माना जाएगा? स्टेटमेंट के हिसाब से, जहाँ पर आप आयुर्वेदा की रेसिपी को, उनके इंग्रेडिएंट्स को या प्रोसेसेस को यूज़ करें जो उनकी उनकी किताबों में लिखी गई हैं, उसे आप आयुर्वेदा आहार मानेंगे। मे भी हो सकता है। तो बेसिकली हुआ क्या, अभी रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, वो ऐसा कुछ करना चाह रहे थे ताकि कोई भी एनी टॉम डिक एंड हैरी शुड नॉट बी लाइक सेलिंग द फेक प्रोडक्ट्स और आयुर्वेदा के प्रोडक्ट्स इन द मार्केट विदाउट द कंप्लाइंसेस। क्योंकि धीरे धीरे हो क्या रहा है, काफ़ी सारे फेक प्रोडक्ट्स भी आ गए हैं जो कि कंप्लाइंसेस को पूरा नहीं करते हैं। तो यहाँ पे आयुर्वेदा का नाम खराब ना हो और योगा जैसा स्टेटस इसको दिलाया जा सके, इसी वजह से रेगुलेशन लाना, कंप्लाइंसेस लाना यहाँ पर काफ़ी ज़रूरी हो गया था। एंड दैट्स वाई इसको लेकर आया गया है। आयुर्वेदा आहार का एक लोगो भी लेकर आया गया। तो जो भी लोग यहाँ पे आयुर्वेदा आहार को लेकर मेडिसिन या सप्लीमेंट्स लेकर आ रहे हैं, कोई और दूसरा प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो उनको क्या करना पड़ेगा, उनको यहाँ पर जो रेगुलेशन है उनको फॉलो करना पड़ेगा। तो इसी वजह से यहाँ पर दोनों ही स्टेटमेंट्स आपकी करेक्ट हो जाती हैं। करेक्ट आंसर क्या होगा? सी विल बी द करेक्ट आंसर। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस प्रायर अप्रूवल इज और आर रिक्वायर्ड व्हेन इट कम्स टू आयुर्वेदा आहार। आयुर्वेदा आहार को लेकर किस किस चीज के अंदर पहले से आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा? क्या डिसीज रिस्क रिडक्शन क्लेम जहां पर किए गए हैं वहां पर पहले आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा क्या? मे बी जहां पर आप हेल्थ बेनिफिट क्लेम्स की बात करें, क्या वहां पर आपको प्राइवेट अप्रूवल लेना पड़ेगा? सोचिए, 10 सेकेंड्स आपके पास है। किस किस एरिया के अंदर इस चीज़ को रिक्वायर्ड किया गया है कि आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा? तो यहाँ पे डिसीज रिस्क रिडक्शन की जहाँ पर बात करी जाती है, इस तरीके के क्लेम्स हैं कि मान लीजिए कोई मेडिसिन है जो कहती है कि ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी, कोई मेडिसिन है जो कहती है कि कैंसर के इशू ठीक हो जाएंगे, ठीक है, कोविड ठीक हो जाएगा, तो वहाँ पर एविडेंस बेस्ड प्रायर अप्रूवल आपको लेना पड़ेगा। तो पहली जो आपका यहाँ पे क्लेम है बिल्कुल ठीक हो जाता है। हेल्थ बेनिफिट की जहाँ पर बात करी जाती है कि इस चीज़ को लेने से हेल्थ बेनिफिट होते हैं, तो वहाँ पर प्रायर अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है अगर आयुर्वेदा टेक्स्ट उसको ऑलरेडी सर्टिफाई करता है। अगर आयुर्वेदा टेक्स्ट में लिखा है कि इसको लेने से आपकी हेल्थ इंप्रूव होती है, तो वहां पर प्रायर अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है हेल्थ बेनिफिट के केस के अंदर, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए विल बी द करेक्ट आंसर। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 9, जो कि आयुर्वेदा आहार को लेकर पूछ रहा है कि आयुर्वेदा आहार के हिसाब से जो अभी रेगुलेशन लाई गई है उसके हिसाब से क्या क्या चीज़ें हमें प्रोडक्ट के ऊपर मेंशन करनी पड़ेगी। क्या उस प्रोडक्ट का पर्पस क्या है ये मेंशन करना पड़ेगा, वो किस कंज्यूमर ग्रुप के लिए क्या ये मेंशन करना पड़ेगा, उसकी ड्यूरेशन क्या है, रेकमेंडेड ड्यूरेशन क्या ये मेंशन करना पड़ेगा। 10 सेकेंड्स सोचिए क्या क्या चीज़ें मेंशन करनी पड़ेगी। देखिए, वैसे भी जब आप कोई प्रोडक्ट लेने चाहते हैं मार्केट में, नेक्स्ट टाइम देखिएगा बैक ऑफ द जो पूरा आपका बॉक्स होता है उसकी बैक साइड के ऊपर आपको इंग्रेडिएंट्स भी दे रखे होंगे, कैसे यूज़ करना है वो भी दिया होगा, किस एज के लोग यूज़ कर सकते हैं वो भी दिया होगा, कितने टाइम तक यूज़ करना है, ये चीज़ें भी कुछ कुछ जगहों पर मेंशन करी जाती हैं। उसी तरीके से आयुर्वेदा आहार के अंदर भी कहा गया है कि अगर
आप चाहते हैं कि आपके प्रोडक्ट की एक्सेप्टेबिलिटी फॉरेन कंट्रीज में भी हो, इसको एक्सपोर्ट भी किया जा सके, तो आपको ये बेसिक जानकारी तो जो है अब रेगुलेशन के हिसाब से प्रोवाइड करानी पड़ेगी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाता है? डी विल बी द करेक्ट आंसर। मैन्युफैक्चरर्स के लिए ये मैंडेटरी कर दिया है कि ये डिक्लेरेशन उनको लेबल के ऊपर देना पड़ेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। कंट्री का पहला अमृत सरोवर जो है वो कौन सी सिटी के अंदर लेकर आया गया है? देखिए अभी रिसेंटली जो जो मिनिस्टर थे, यूनियन मिनिस्टर हमारे थे, उन्होंने इस चीज़ को डिक्लेयर भी किया था कि जो आज़ादी का अमृत महोत्सव 75 ईयर्स हमारे हो रहे हैं, उसके चलते हुए 75 पॉन्ड्स, तालाब, जो लोकेशंस हैं वो हम अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर बनाएंगे। ठीक है, जिसके हिसाब से देश के अंदर 50,000 से ज़्यादा पॉन्ड्स जो है वो एग्जिस्ट करेंगे। और पहला ऐसा अमृत सरोवर, इन पॉन्ड्स को क्या कहा जा रहा है? अमृत सरोवर। ठीक है, उसको बनाया गया है रामपुर यूपी के अंदर। ठीक है, और इसके बाद बाकी सभी लोकेशंस के ऊपर भी इसे बनाया जाएगा। कहा जा रहा है कि वाटर स्पोर्ट्स, वाटर फैसिलिटीज़, बोटिंग वगैरह भी इसके अंदर प्रोवाइड करी जाएगी। तो एक पूरा इकोनॉमी का एक इकोलॉजिकल स्ट्रक्चर जो है उसको इकोनॉमी के फ़ायदे के लिए भी यहाँ पर यूज़ किया जाएगा। ऐसा भी कहा जा रहा है कि यहाँ का जो पानी होगा उसे आगे जाकर इरीगेशन के लिए भी और दूसरे पर्पसेस के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। तो करेक्ट आंसर हमारा ए हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। नाउ प्रीलिम्स के क्वेश्चन से पहले मैं एक बार आपको पूरा जो लेक्चर है वो रिवाइज करा देता हूँ। तो रिवीजन का मतलब आप समझते हैं कि जैसे ही क्वेश्चन आपके सामने आता है उसको लेकर आंसर आपको करना है। तो यहाँ पर मैरिटल रेप को लेकर जल्दी से बताएं कि हमारे यहाँ पर कानून है? नहीं, इसे एक एक्सेप्शन बनाया गया, लेकिन अभी सरकार सोच रही है इसके ऊपर कि क्या कोई कानून लेकर आना चाहिए। ये अभी बातचीत इसके ऊपर चल रही है। फिर हमने देखा था इसके अलावा जो एमनेस्टी इंटरनेशनल है उसने क्या किया हुआ है, उसके हिसाब से, डेटा के हिसाब से 77 कंट्रीज के अंदर इसे क्रिमिनलाइज किया हुआ है। ठीक है, इंडिया के अंदर क्या क्रिमिनलाइज किया हुआ है? आंसर इज नो। ठीक है, फिर हमने यहाँ से आगे बढ़ के नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर देखा ब्लैक होल जो है क्या उसे लाइट पास कर सकती है? कोई भी चीज़ उससे पास नहीं कर सकती। इसका जो मास होता है वो भी सन के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा होता है, बिलियंस ऑफ टाइम ज़्यादा हो सकता है। OSOWOG, जल्दी से बताएं किस कंट्री के साथ हमने इसे लॉन्च किया? COP26 में इसको ग्लासगो में लेकर आया गया, यूके के साथ इसे लॉन्च किया। वन सन वन वर्ड वन ग्रिड के थ्रू हम जो इंडिया है उसको कनेक्ट करेंगे, पूरे वर्ल्ड को बेसिकली कनेक्ट करेंगे, ताकि जहां पर एनर्जी कम है वहां पर एनर्जी प्रोवाइड करी जा सके एनर्जी सरप्लस एरिया से। ठीक है, ये सब चीज़ें हमने डिस्कस करी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 को हमने डिस्कस किया, जिसमें हमने सोलर एनर्जी के बारे में देखा। सोलर एनर्जी इज इट टोटली क्लीन? क्या पूरी तरीके से क्लीन है? तो आंसर इज यस, लेकिन जो वेदर के ऊपर डिपेंडेंसी है वो इसकी एक डिसएडवांटेज है, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट जल्दी से बताएं आयुर्वेदा आहार, क्या इसका कोई लोगो है? आंसर इज यस, लोगो भी है। और आयुर्वेदा आहार के अंदर जो रेसिपीज़ हैं, इंग्रेडिएंट्स हैं, प्रोसेसेस, अगर उनका इस्तेमाल किया जा रहा है तो वो आयुर्वेदा आहार की कैटेगरी में आएगा। मतलब वहाँ पर आपको वेरियस किस चीज़ों को, वहाँ पर आपको वेरियस कंप्लाइंसेस और रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ेगा। डिसीज रिस्क रिडक्शन क्लेम अगर आप कोई कर रहे हैं तो ध्यान रखिएगा उस केस के अंदर आपको पहले रिसर्च बेस्ड वर्क प्रायर अप्रूवल लेना पड़ेगा, एविडेंस बेस्ड प्रायर अप्रूवल लेना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर हमने देखा था आयुर्वेदा आहार के अंदर जो भी आप प्रोडक्ट बना रहे हैं उसमें बेसिक जानकारी, जैसे उसका पर्पस क्या, एज ग्रुप है, कितने टाइम तक वो चीज़ लेनी है, ये सभी चीज़ें आपको बतानी पड़ेंगी। और लास्ट में फर्स्ट अमृत सरोवर जो है वो रामपुर के अंदर लेकर आया गया है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, नाउ आपको आज के प्रीलिम्स क्वेश्चन के अंदर मुझे 5 इंडिया के अंदर जो हेरिटेज साइट्स हैं उनके नाम बताने हैं। ठीक है, 5 ना भी बता पाए ये मेमोरी से बताने हैं, 4 बता दीजिएगा, 4 ना भी बता पाए 3, नहीं तो 2, एक भी रिकॉल करके बताएंगे तो भी चलेगा। ठीक है, विनर मैं किसी को भी चुन सकता हूं, चाहे आप एक नाम बताएं चाहे आप 5 नाम बताएं, लेकिन मैं चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आप रिकॉल करने की कोशिश करें। मेंस का क्वेश्चन है, डू यू थिंक मैरिटल रेप शुड बी ट्रीटेड एट पार विद रेप? शुड द लेजिस्लेशन टू मेक इट अ क्रिमिनल एक्ट बी देयर? कमेंट करिए। ठीक है, तो क्या मैरिटल रेप को रेप के बराबर कंसीडर करना चाहिए? इसको लेकर, इसको क्राइम बनाने को लेकर कोई लेजिस्लेशन लाने की जरूरत है? आपके क्या विचार हैं इस चीज़ के ऊपर? क्या कमेंट बेसिकली आपको करना है तो आप इसको यहाँ पर बताइएगा कि आपका ओपिनियन इस चीज़ को लेकर क्या है। यही चीज़ आपसे इंटरव्यू के अंदर भी वेरी सेम थिंग पूछी जा सकती है कि आपको क्या लगता है मैरिटल रेप को लेकर हमारे देश के अंदर लॉ एग्जिस्ट क्यों नहीं करता है। ठीक है, चलिए जितना भी आपने स्कोर किया है प्लीज़ कमेंट सेक्शन के अंदर मेंशन करिएगा, और यहाँ पर इसको एक बार रिवाइज ज़रूर कर लीजिएगा पूरे लेक्चर को, ताकि रिवीजन करने का फ़ायदा क्या होगा, ताकि एग्जाम से पहले आपको दोबारा से इसके ऊपर नोट्स ना बनाने पड़े, रिवाइज करते हुए अपने नोट्स साथ के साथ बना लीजिएगा। ठीक है, चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, गुड बाय।